हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है नया चैप्टर, नया विषय है, नया सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, जिसे अंग्रेजी में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का हम पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एक क्या है? परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक तरह से पूरा थ्योरी बेस्ड क्लास होगा, जिसमें हम थ्योरी भी करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी जो है करेंगे। तो आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो अपने पास एक नोट बुक जो है जरूर रखें और इन सारे सवालों को जो है आप अपने कॉपी में जो है नोट करें, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो भूगोल का ही एक अंश होता है, जिसमें से लगभग जो है उसमें कम से कम 2-3 सवाल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के 2 नंबर के रूप में जो है रहते हैं, 2 नंबर करके, जैसे लिखित रूप में जो है, और 6 से 7 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन उसमें देखने को मिलता है। अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से जो है कंप्लीट, और जो काफ़ी इजी होता है, ना ज़्यादा कठिन होता है ना ही ज़्यादा सरल होता है, मॉडरेट होता है, मतलब मध्यम क्वालिटी का जो है होता है। जो हर साथ ही यह क्लास जो है आपको सामाजिक नॉलेज भी देगा। सिर्फ ये अपने क्लास के लिए नहीं, ये आपके समाज के नॉलेज को भी क्या करेगा? डेवलप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सब्जेक्ट, आपदा प्रबंधन, चैप्टर नंबर 1, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। लेट अस स्टार्ट। तो पहला है कि सबसे पहले आप आते हैं कि आपदा, जैसे यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक आपदा एक परिचय। हालांकि हम प्राकृतिक आपदा क्या है ये सब अभी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपदा, पहले इससे पहले हम आते हैं आपदा में कि आपदा क्या होता है। तो आपदा से आप क्या समझते हैं? तो आपदा क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक अथवा मानव, जो प्राकृतिक होता है, जो नेचर होता है, अथवा हम मनुष्य जो मानव होते हैं, के भूलवश होने वाली आकस्मिक, मतलब अचानक, आकस्मिक मतलब क्या होता है? अचानक घटना, जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में धन और जन की हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है? आपदा कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी रोड एक्सीडेंट मतलब सड़क दुर्घटना हो जाता है, कभी वायुयान दुर्घटना हो जाता है, कभी रेल दुर्घटना हो जाता है, तो या कभी आतंकवादी हमले हो जाते हैं, तो यह एक तरह का क्या है? आपदा। या कभी बाढ़ आ जाता है, तो यह कभी कभी सुखाड़ हो जाते हैं, जिसमें पूरा पृथ्वी ही क्या हो जाती है? हरियाली क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इस तरह के घटना को क्या कहा जाता है? आपदा। क्या कहा जाता है? आपदा। जो कई प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक हो सकता है जो नेचर के द्वारा किया जाता है, और एक हो सकता है मानव, कि हम मानव उसके खुद क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जल की समस्या जो है काफ़ी दुर्लभ होती जा रही है। तो उसका कारण कौन है? तो हम मानव है, जो कि जल का हम दुरुपयोग करते रहें, जिस हमारे पास जल की जितनी मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि आपदा क्या होता है। तो आपदा से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश, प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक घटना को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब है कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा प्रबंधन मतलब होता है उसका निपटारा करना। प्रबंधन मतलब क्या होता है? निपटारा, किसी चीज का जो है निपटारा करना, मैनेजमेंट करना। जैसे आप शादी विवाह में भी देखे होंगे कि एक मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, क्या चीज़ लाना है, नहीं लाना है, कहाँ कौन क्या देखा जाएगा, कब किस चीज़ की जो है कमी पड़ेगी या ज़रूरत पड़ेगा, वो सारे चीज़ों का क्या कहलाता है? प्रबंधन। तो उसी तरह से आपदा जब आता है तो उस समय जो हमें क्या प्रबंधन, तो आपदाओं के दुष्परिणाम, आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करना या पूर्ण रूप से समाप्त करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। मतलब अगर किसी आपदा से निपटने से, बाढ़ से निपटना है या सुखाड़ से निपटना है या जो है किसी भी आपदा से या आतंकवाद से निपटना है, तो उसको जो है समाप्त करना या उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। तो उस समाप्त करेंगे तो उसके लिए हमें क्या कार्य करने पड़ेंगे, कौन सी योजना बनाना पड़ेगा, किस तरीके से हम उसको समाप्त कर सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है? प्रबंधन। क्या कहलाता है? प्रबंधन। तो वही तो कह रहा है कि आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करना या पूर्ण रूप से समाप्त करना क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। लेकिन यहाँ परंतु है। परंतु क्या है कि परंतु आपदा को जो है पूर्णतः समाप्त कर देना लगभग असंभव है। मतलब हम आपदा को जो है पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। क्या आप बाढ़ को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं? क्या आप सुखाड़ जैसे
बाढ़ को आप समाप्त कर देंगे तो क्या आप सुखाड़ या प्रकृति के नेचर को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो हम आपदाओं को जो है समाप्त कर सकते हैं, पर कुछ हद तक, जैसे 100% में से हम हो सकता है कि 60% या 80% जो है उस पर जो है कंट्रोल कर ले, लेकिन उसमें से 40% जो है वो जो है नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर किस तरह से जो है व्यवहार करता है। तो इसी वही कहा गया कि आपदाओं को समाप्त प्रबंधन कहलाता है, परंतु आपदा को पूर्णतः समाप्त कर देना जो है लगभग क्या है, असंभव है। लेकिन इसके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम करने से त्रसादी जो आने वाली जो घटना है, त्रसादी मतलब घटना का जो प्रभाव है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन। मतलब किसी भी सुरक्षात्मक दृष्टि से किसी भी चीज़ को रोकना, जैसे बाढ़ आता है तो उस बाढ़ के लिए जो है नदियों पे तटबंध बनाना, तटबंध के किनारे वृक्षों को लगाना जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, मिट्टी का कटाव रुकेगा तो तटबंध जो है टूटने सुरक्षित रहेगा तो नदियों के पानी जो है मतलब बाढ़ पीड़ित को जो है प्रभावित नहीं करेगा। तो इस तरह के प्रबंधन को ही क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन। साथ ही अब है कि आपदा प्रबंधन के कितने घटक हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आपदा को जो है, जो आपदा प्रबंधन है हम कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब उसको जो है रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो उसके रोकने के जो है 4 उपाय, वो 4 उपाय कौन से हैं। तो पहला है कि आपदा के पूर्व की तैयारी, मतलब कि जब आपदा आने वाली होती है तो उससे पहले की तैयारी। जैसे हमें पता है कि बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ आने से पहले जो है हमें क्या क्या कर लेना चाहिए, वो तैयारी हो गया। दूसरा हो गया कि जवाबी कार्रवाई, कि जब आपदा आ जाती है, जैसे मान के चलिए बाढ़ आ गई तो उस समय जो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य हो गया कि सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास, मतलब जब आपदा आए तो उसके पूर्व की तैयारी, आपदा आ गई है तो उस समय की तैयारी, और जब आपदा चली जाए, खत्म हो जाए, तो खत्म हो जाने के बाद जो जीवन नष्ट हुआ था, जो पुनर्वास नष्ट हुआ था, उस चीज़ों को जो है फिर से स्थापित करना, ये तीसरा बात हो गया। चौथा बात हो गया कि कभी कभी जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ जो है पानी आता है, तो पानी के साथ कई तरह के सूक्ष्म जीव आते हैं, जिसमें पानी जमने से जो है कई तरह के हानिकारक जीव जो है जन्म लेते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा या किसी भी तरह का जैसे प्लेग होता है या मलेरिया या फलेरिया, मलेरिया के मच्छर उसमें जो है पनपने लगते हैं, या डेंगू जैसी घातक बीमारियां जो है पूरे समाज में जो है फैलने लगती है। तो उस चीज़ों से निपटने के लिए चौथा उपाय कि रोकथाम और दुष्प्रभाव, जो बाढ़ आया था या जो आपदा आया था, उस आपदा के जो दुष्परिणाम थे, उस दुष्परिणाम को जो है कम करने की योजना। तो क्या हो गया कि आपदा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन के कितने घटक हैं, तो आपको क्या बताना है कि आपदा प्रबंधन के 4 घटक हैं। कितने घटक हैं? 4। कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। 4 घटक कौन सा हो गया? तो पहले आपदा से पहले की तैयारी, आपदा से पहले की तैयारी। दूसरा हो गया कि जवाबी कार्रवाई, आपदा से पहले की तैयारी, जवाबी कार्रवाई। साथ तीसरा हो गया पुनर्वास, मतलब आपदा सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास। और चौथा हो गया कि रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना। ठीक है, आप अगर लिख रहे हैं तो इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने तो अब आते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। हमने समझ लिया कि आपदा क्या होता है, ये भी समझ लिया। तो साथ ही अब आता है कि आपदा के प्रकार। तो हम आपको बता दें कि आपदा के जो है टोटल 2 प्रकार होते हैं। आपदा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होते हैं मानव निर्मित आपदा। एक प्राकृतिक आपदा और एक क्या होता है? मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा। और मानव जनित आपदा क्या होता है? जो मानव पे निर्भर करता है, जिसका कारण कौन हो? मतलब हम मनुष्य, जब हम मनुष्य किसी घटना या आपदा का कारण बन जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मानव जनित आपदा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपदा के कितने प्रकार हैं, मतलब आपदा का जो है जो डिजास्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन होता है? एक प्राकृतिक आपदा और एक क्या होता है? मानव जनित आपदा। इसी में से क्या होता है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इनमें से कौन एक मानव जनित आपदा नहीं है। तो कुछ आपदाएं हैं जिन्हें हम क्या करना है? याद करना है। इसे तो
तो क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उन्हें विस्तार से लिखें, या आपको लिखने के लिए पूछ दिया जाए कि आपदा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन्हें विस्तार से जो है लिखे, तो हम बताएंगे कि आपदा के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक क्या होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, तो वैसी आपदाएं अथवा घटना जो प्रकृति के द्वारा एकाएक उत्पन्न होता है, मतलब अचानक, जिसमें कोई कारण नहीं हो, अचानक, जैसे देखा होगा कि आपने जो अचानक जो है आंधी तूफान भारी बरसात के साथ जो है चलने लगता है, तो वो कैसी आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं होते हैं। जैसे अचानक से ओला, जिसे हम बर्फ कहते हैं, वो गिरने लगे, तो वो क्या होता है प्राकृतिक आपदा। या अचानक से भूकंप, धरती का हिलना क्या होता है, भूकंप होता है, तो उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदा। या समुद्री लहरें जो अचानक से जो है समुद्र के तटों को जो है एकदम भारी उछाल के साथ जो है तोड़ने लगती है, आसपास जो है भारी तबाही लाती है, तो उसे क्या कहा जाता है अचानक से होने वाली घटना। तो वैसी आपदाएं अथवा घटना जो प्रकृति के द्वारा एकाएक उत्पन्न होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है। भारी मात्रा मतलब जो प्राकृतिक आपदा होता है वो जो है मानव जनित आपदा से कहीं ज़्यादा क्या होता है खतरनाक होता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा हानि इसमें होता है मानव जनित आपदा में, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक कौन हो जाता है प्राकृतिक आपदा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है, तो प्राकृतिक आपदा ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा होते हैं वो कभी कभी आते हैं। लेकिन मानव जनित आपदा, जैसे आपने देखा होगा कभी रेल दुर्घटना, कभी बस दुर्घटना, कभी जो है वायुयान दुर्घटना, ये डेली का क्या रहता है लगा रहता है। लेकिन आप जो है कभी कभी सुनते हैं कि बाढ़ आया, तो हर साल में कभी हो सकता है तो एक बार आए, लेकिन आप अगर रेल दुर्घटना देखा जाए तो 2023 के आंकड़े के हिसाब और 24 के आंकड़े के हिसाब से तो लगभग 2 से 4 बार जो है अब तक जो है रेल दुर्घटना, जिसमें से उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुआ था वो सबसे बड़ी क्या थी रेल दुर्घटना, जिसमें लगभग कहा जाता है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 200 से 250 लोग क्या हो गए थे, जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक बड़ी जनसंख्या में क्या हो गया था अचानक से जो है मृत्यु हो गया था, तो बहुत ही भयावह स्थिति था। तो उसी तरह से प्राकृतिक आपदा वैसी आपदाएं अथवा घटना जो प्रकृति के द्वारा एकाएक उत्पन्न होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ये सब क्या होते हैं प्राकृतिक आपदा। ये सब क्या होता है प्राकृतिक आपदा। इन सभी चीज़ों को आपको क्या कर लेना है याद, कि भूकंप कैसी आपदा है प्राकृतिक आपदा, बाढ़ किस प्रकार की आपदा है प्राकृतिक, सुखाड़ कैसी आपदा है प्राकृतिक, चक्रवात कौन सा आपदा है प्राकृतिक, ओलावृष्टि देखा होगा कि अब जब बारिश होता है तो बारिश के साथ साथ जो है बर्फ के जो टुकड़े होते हैं जिसे हम ओला कहा जाता है वह जो है गिरने लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है ओलावृष्टि। तो वह भी एक तरह से क्या होता है आपदा होता है, जिसमें अगर फसल लगाओ तो फसल किसानों के जो है फसल उससे बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वो धान के हो चाहे वो गेहूं के हो। साथ ही उस ओला से जो है कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। या आपने देखा होगा तड़ित भी एक तरह से क्या है आपदा है, जिसमें तड़ित में भी जो है कभी कभी क्या हो जाती है आदमियों की जो है मृत्यु हो जाती है, साथ ही पशुओं की भी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। तो तड़ित भी एक तरह से क्या है आपदा है। तो तड़ित भी क्या है आपदा। चक्रवात, आंधी तूफान, जिसे अगर धीरे धीरे चलता है तो उसे हवा कहते हैं, थोड़ा तेज चलने लगे तो उसे तूफान कहते हैं, और उससे भी तेज चलने लगे तो उसे क्या कहा जाता है चक्रवात कहा जाता है, जिसमें समुद्री हवाएं क्या होती है सम्मिलित होती है। तो चक्रवात कैसी आपदा है प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन मतलब बर्फों का पिघल जाना, जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र है जब बर्फ पिघल जाते हैं तो उससे जो है पिघलने के बाद जो है पानी बनेगा, फिर वो पानी नदियों में बहेंगे और नदियाँ फिर क्या लाएंगी बाढ़ लाएंगी। तो हिमस्खलन भी एक तरह से क्या है प्रकृति। भूस्खलन, भूमियों का ढह जाना, कभी कभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में जो है भूस्खलन हुआ है जिससे इतने लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो भूस्खलन होता है। तो भूस्खलन एक तरह से क्या है प्राकृतिक आपदा। उसके बाद मानव जनित आपदा। तो हम क्या करते हैं कि आजकल जो मानव है जो है मनुष्य है विश्व में आगे बढ़ने की होड़ में जो है अथवा मिसाइल, आजकल हम जो है आधुनिक मिसाइल, अग्नि मिसाइल के संग्रहण हेतु नए नए क्या करते हैं आविष्कार करते हैं और परीक्षण भी करते हैं। लेकिन ये सभी क्रियाएं जो है संपादित होने से पहले कभी कभी क्या हो जाती है विखंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब कभी कभी ये क्रियाएं जो है अच्छे तरह से संपन्न नहीं हो पाता है, तो वो जो है संपन्न होने से पहले विखंडित हो जाता है, तो उसका कुपरिणाम जो है हम मनुष्य पे देखने को जो है मिलता है। तो इस कारण
तो विखंडित होना मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे आतंकवाद, आतंकवाद भी एक तरह से क्या है, मानव जनित आपदा। आतंकवाद कौन बनते हैं, कुछ जो पूरे समाज से जो पीड़ित होते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, जिनका समाज में कोई नहीं होता है, तो ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, आतंकवाद बन जाते हैं। वो जो है फिर अपना एक नए रास्ते को जो है चुन लेते हैं, जिसमें वो सोचते हैं कि इससे ही हमारा क्या हो सकता है, भला हो सकता है, और वो आगे चलकर जो है आतंकवाद जैसे घटना को क्या देते हैं, अंजाम देते हैं। महामारी जैसे कई तरह के महामारी, जैसे हैजा है, प्लेग है, या डेंगू, ये सब क्या होता है, महामारी होता है। अगर ये जैसे कोरोना, आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा, कोरोना एक तरह से क्या था, महामारी था, जिसमें जो पूरा विश्व इससे क्या था, प्रभावित था, जिसमें भारत भी क्या था, प्रभावित था। आपने देखा होगा कि लगभग 2 से 2.5 साल लोगों के क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, जो एक तरह से क्या था, प्राकृतिक आपदा नहीं था, मानव जनित आपदा था, जिसमें कहा जाता है कि चीन से यह क्या हुआ था, फैला हुआ था। तो उसी तरह से महामारी होता है। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे, कभी क्या होते हैं कि धर्म को लेकर जो है विवाद हो जाते हैं, लोग आपस में जो है लड़ने झगड़ने लगते। वह जो लड़ाई झगड़ा होता है, वह एक पूरे सामाजिक स्तर पे जो है धीरे धीरे एक आग की तरह क्या होती है, आग के लपटों की तरह जो है फैलने लगती है, और एक धर्म दूसरे धर्म पे जो है अपना क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, जिससे दंगा जैसे खतरनाक समस्या क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद परिवहन दुर्घटना, जैसे रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना। उसके बाद रासायनिक घटना, कभी कभी रासायनिक चीज़ों को बनाते हुए जो है रासायनिक चीज़ें जो है, केमिकल जो है कभी कभी फैल जाते हैं, हवाओं में फैल जाते हैं, उससे कई तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो है भोपाल मध्य प्रदेश में जो है भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें आइसोसाइनेट नामक एक गैस जो है उसका रिसाव हो गया था, जिससे हवा में फैलने के कारण जो है लगभग कहा जाता है कि 5 से 6 हज़ार लोगों की उस समय तत्काल जो है मृत्यु हो गई थी। साथ ही अभी तक भी उसका परिणाम जो है वहाँ विकलांगता के रूप में जो है देखा जाए। उसी तरह से जापान में जो है अमेरिका द्वारा 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 दो जो है बम, एक हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे गिराया गया था, जिसे परमाणु बम कहा जाता है, जिसमें खतरनाक ईंधन जिसको थोरियम कहा जाता है उसका जो है इस्तेमाल किया, जिसमें अल्फा किरणें होती है, जो अल्फा गामा जो है क्या होती है, खतरनाक वो रेडिएशन होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां जो है उत्पन्न होती है। आज भी जापान में जो है वहाँ के लोगों में यह प्रभाव देखने को मिलता है। तो रासायनिक घटना यह भी एक तरह से क्या है, मानव जनित आपदा। उसके बाद जैविक घटना और रासायनिक घटना, जैविक घटना और क्या हो गया, रासायनिक घटना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपदा के कितने प्रकार हैं, तो आपदा के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो आप 2 नंबर में इसको लिखेंगे। मानव जनित आपदा क्या होता है, तो आप 2 नंबर में। अगर आप टोटल आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर का पूछा जाएगा कि आपदा के कितने प्रकार है, या आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं, तो आपदा के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो उसमें पूरा लिखना होगा कि आपदा से आप क्या समझते हैं, साथ ही आपदा के कितने प्रकार। तो आप क्या लिखेंगे कि आपदा से क्या समझते हैं, उसका परिभाषा लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे कि आपदा के 2 प्रकार हैं, अर्थात आपदा को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक आपदा, फिर प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, और फिर आपको लिखना पड़ेगा मानव जनित आपदा के बारे में। तो ये 5 नंबर में आएंगे। लेकिन अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाता है तो 2 नंबर में आपको अलग से पूछा जाएगा कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया 2 नंबर में। अगर आपसे फिर इसको अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं और मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपसे सिर्फ यह पूछा जाएगा कि आपदा के कितने प्रकार है, तो आपको बताना है कि आपदा के 2 प्रकार है। अगर या नहीं तो इस और डीप में जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा है और निम्नलिखित में से कौन एक मानव जनित आपदा। तो आप इन जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं इनको ही अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका जो है ये क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, इसी में से कहा जाता है कि कौन सी ऐसी आपदा है जो धीरे धीरे आता है। तो सुखाड़ अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। एक साल बरसात नहीं होगा, कम वर्षा होगा तो उससे जो है थोड़ा फसल या जो है सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर दूसरे साल नहीं होगा तो उससे थोड़ा और स्थिति उत्पन्न होगा, तीसरे साल होगा और चौथे साल, ऐसे करके जो है मतलब 5 से 6 साल में
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जहाँ पे यह स्थिति बन रही है वहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी क्या हो जाएगी, बंजर जो है बन जाएगी, हरियाली वहाँ का क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, सुखाड़। तो सुखाड़ कैसे आता है, धीरे धीरे धीरे। साथ ही पृथ्वी पर होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। अगर वही भूकंप समुद्र में आता है तो उसे क्या कहा जाता है, सुनामी। तो आपको अगर पूछा जाए कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है तो क्या बोलेंगे, सुनामी। बस, समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है, सुनामी। क्या कहा जाता है, सुनामी। आतंकवाद कैसी घटना है, मानव जनित। महामारी मानव जनित। सांप्रदायिक दंगे कैसी घटना है, मानव जनित आपदा है। परिवहन दुर्घटना, जैसे आपको अलग अलग पूछ सकता है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना या वायुयान दुर्घटना, ये सब कैसा दुर्घटना है, जलयान दुर्घटना। जलयान भी क्या होता है, जलयान, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, वह भी तो एक परिवहन है। तो वह भी एक कैसी आपदा है, मानव जनित आपदा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको जो है आपदा प्रबंधन क्या है वो बता दिया। साथ ही आपदा प्रबंधन के कितने घटक होते हैं, तो 4 घटक होते हैं। आपदा से पूर्व की तैयारी, जवाबी कार्रवाई, आपदा फिर जो है आपदा जाने के बाद की तैयारी, फिर जो आपदा जाने के बाद जो दुष्परिणाम आते हैं उनको रोकथाम करने के उपाय। साथ ही हमने यह भी समझा कि आपदा होता क्या है, साथ ही आपदा के कितने प्रकार होते हैं यह भी हमने जो है जाना। साथ ही हमने यह भी बात किया कि आपदा के कितने प्रकार हैं, उनमें भी प्राकृतिक आपदा क्या होता है, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा। अब आपके सामने एक ऐसा सवाल आ सकता है कि आपदा प्रबंधन का आवश्यकता क्या है, मतलब हम आपदा प्रबंधन क्यों करें, इसके क्या क्या कारण है कि हमें आपदा प्रबंधन करना ही चाहिए, इसका क्या ज़रूरत है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो किसी भी आपदा से निपटने हेतु, मतलब अगर हमें किसी भी तरह के आपदा से, बाढ़ से निपटना है, सुखाड़ को खत्म करना है, या जो है भूस्खलन को, हिमस्खलन को, या आतंकवाद को, या महामारी से, जैसे कोरोना महामारी से हमने निपटने के लिए क्या उपाय लगाया था, तो हमारी सरकार ने जो है पूरे देश में क्या लगाया था, लॉकडाउन लगाया था। जिसमें लॉकडाउन में क्या हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो है घर से बाहर नहीं निकल सकता, एक दूसरे के संपर्क नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो कारण था वही कारण था कि अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उससे क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, और वो प्रभावित होंगे तो उस महामारी में क्या हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। तो हमने क्या उपाय किया, तो हमने लॉकडाउन लगाया, एक रास्ता निकाला कि लॉकडाउन अगर हम लगाते हैं तो लगाने से जो है लोगों की आवाजाही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिससे यह बीमारी फैलने में क्या हो जाएगा, जो है कम फैलेगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह से कोई भी आपदा है तो उससे निपटने हेतु जो है पहले की स्थिति में, मतलब फिर से, मतलब जिस तरह से हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे पूर्व, इससे पहले, आपदा से पहले चल रहा था, उसी तरह से आपदा के बाद चले, इसके लिए जो है तो स्थिति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब जैसे चल रहा था उसी तरह से फिर जीवन, जैसे देखिए कोरोना में क्या हुआ था, 2020 में जो है कोरोना आया था, 2020, 22, 21, 22 तक लोगों का जीवन जो ऐसे ही मतलब बेकार का रहा। लेकिन आज जो है 2023 और 24 में जो है फिर हम उसी के तरह जो है उससे बेहतर जीवन क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तो उस जीवन को फिर से चलाने के लिए जो, अथवा जो धन और जन मतलब लोग, जो धन, पैसा, रुपया, पैसा, आर्थिक जो भी चीज़ें की क्षति हुई है, क्षति के भरपाई है, तो आपदा प्रबंधन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। साथ ही आपदा प्रबंधन जो है बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय आदि के भेदभाव से संपन्न होता है। मतलब अगर आप आपदा प्रबंधन करते हैं तो उसमें जाति नहीं देखा जाता है कि ये ब्राह्मण जाति से है, ये राजपूत जाति से है, ये भूमियार जाति से है, ये कायत है, तो ये जो है जोलाहा है, ये तो या कोई जाति है, कुर्मी है, चौधरी है, पासवान है, या कोई भी जाति है, या जाति या धर्म नहीं देखा जाता है कि यह हिंदू है या मुस्लिम है। सभी आपस में मिलकर अगर आपदा आ जाते तो उस समय जो है हमें धर्म, जाति और किसी लिंग को छोड़कर जो है उस आपदा से जो है निपटना चाहिए, तभी आपदा क्या हो सकता है, संपर्क। मान के चलिए अगर कोरोना में कहता कि हम मुस्लिम डॉक्टर हैं, मुस्लिम पेशेंट आएगा उसी को देखेंगे, अगर हिंदू धर्म का डॉक्टर कहता कि हम हिंदू जो पेशेंट है उसी को सिर्फ देखेंगे, तो क्या हम कोरोना से निपट सकते थे? नहीं निपट सकते थे। इसमें जैसे हम कोरोना में निपटने के लिए जो है हमारे डॉक्टर थे, जितने भी सैनिक थे, पुलिस बल थे,
उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया था, उन्हें सैल्यूट है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या, आपको समझ में आया होगा कि किसी भी आपदा से निपटने हेतु पहले की स्थिति में जो है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा धन जन की क्षति के भरपाई हेतु जो है आपदा प्रबंधन की क्या है आवश्यकता। आपदा प्रबंधन बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय, हमें समुदाय भी नहीं देखना चाहिए कि ये उस समुदाय से है या किसी अन्य समुदाय से है। अगर हमारे समुदाय का है तो हम मदद करेंगे, अगर हमारे समुदाय का नहीं है तो हम मदद नहीं करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आपदा प्रबंधन बिना भेदभाव और लिंग का जो है किया जाता है, तभी वो आपदा प्रबंधन क्या हो सकता है, संपन्न हो सकता है। अब मेरा नया सवाल है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपदा, प्राकृतिक आपदा एक परिचय है, तो इसमें एक सवाल पूछा सकता है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा के अंतर को जो है उदाहरण सहित जो है स्पष्ट कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। ये 5 नंबर के सवाल, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको जो है 5 नंबर का सवाल, हालांकि आपको इसमें लिखने में कोई जो है कठिन कार्य नहीं है। आप पहले ही प्राकृतिक आपदा क्या है ये याद कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल को जो है याद कर चुके होंगे, और साथ ही मानव का भी परिभाषा और आपका एग्जाम्पल जो है याद। इसमें हम सिर्फ नया यही जोड़े हैं कि प्राकृतिक आपदा के आने के बाद पुनरुत्थान सरल नहीं होता है, क्योंकि यह जो आपदाएं होती है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कोरोना ही आप देखे होंगे, तो कोरोना ने जो है पूरे भारत को ही नहीं, भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को इसने प्रभावित किया था, जिससे निपटने के लिए जो है हमें कम से कम जो है 2 से 3 साल लग गए थे, और अभी भी इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है। लेकिन मानव जनित अगर आपदा है तो मानव जनित आपदा कुछ क्षेत्रों में होते हैं, जैसे अगर परिवहन, जैसे रेल दुर्घटना हुआ था तो उड़ीसा में हुआ था, तो वहाँ के कुछ क्षेत्रों को जो है क्षति या पूरे परिवहन व्यवस्था को जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, सिर्फ उड़ीसा जिस स्टेशन में हुआ था वहाँ जो है सिर्फ इफेक्ट पड़ा था। उसी तरह से अगर किसी के साथ आतंकवाद घटना हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घटना होता है तो ज़्यादातर हमें उससे कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जहाँ जितना प्रभाव वहाँ जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों और नागरिकों को जो है पड़ता है। हालांकि भारत के नागरिक हैं तो हमें भी कष्ट होता है, हमें भी दुख होता है कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार करता है या युद्ध, आतंकवादी बम विस्फोट करता है तो चट्टा को कच्चा चिबा जाएंगे। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर प्रभाव देखने को मिलता है तो वह कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर और सीमा से सटे नागरिकों को यह प्रभाव जो है देखने को। जैसे राजस्थान में जल की कमी है, तो जल की कमी वह भी एक आपदा है, तो क्या हमें उनका प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, नहीं है। तो उसी तरह से मानव जनित आपदा जो है कुछ क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसका उत्थान जल्द हो जाता है अगर हम आपस में मिलकर और एक सहयोग के साथ जो है इसको अगर हम खत्म करने का प्रयास करें तो मानव जनित आपदा को जो है पूरी तरह से जो है रोका जा सकता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा में जो है कुछ ही आपदा, जैसे बाढ़ को हम रोक सकते हैं, बाढ़ को हम रोक सकते हैं, लेकिन बाढ़ सुखाड़ को जो है रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपदाएं जिसे हम नहीं रोक सकते, जैसे चक्रवात है, चक्रवात को हम नहीं रोक सकते। जो समुद्री भूकंप होता है वो कब आ जाता है, उसके आने का और साथ ही उसके जाने का जो है मतलब सटीक समय जो है हम अनुमान लगा सकते हैं, पर उस अनुमान में जो है थोड़ा अंतर हो जाता है कि जैसे हमने पता कर लिया कि 8 बजे भूकंप आएंगे, तो हो सकता है कि वो 8 बजे ना आके जो है उससे पहले आ जाए। तो उसी तरह से जो है प्राकृतिक आपदा का एक सटीक समय नहीं होता, लेकिन हम मानव जनित आपदा को जो है हम मानव जो है कुछ नियम हैं, जैसे परिवहन दुर्घटना होता है तो परिवहन दुर्घटना में हम ट्रैफिक रूलों का जो है प्रयोग करके उसके नियमों को अपना कर जो है उस परिवहन घटना को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन बाढ़ कब आएगा ये हमें कोई पता नहीं होता है, हमें सुखाड़ कब होगा ये हमें कोई पता, हालांकि सुखाड़ बाढ़ का पता चल जाता है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए भूकंप कब आएगा, क्या करना पड़ेगा, अब उसका कोई उपाय नहीं है कि वो कब आएंगे हम पता कर लेंगे, हमारे पास यंत्र है, लेकिन हो सकता है उससे पहले आ जाए या उससे बाद में आ जाए। हो सकता है सुनामी अगर मान के चलिए बता दिया जाए कि सभी को अलर्ट किया जाए समुद्री तट पे कि जितने भी पर्यटक हैं वो जो है अलर्ट हो जाए, कृपया समुद्र तट को जो है खाली कर दे, समुद्री लहरें जो है आने वाली है, तो हो सकता है कि उस एक घंटे के लिए वहाँ से जो है लोग जो है हट जाए, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद वहाँ जो है लोग और अब पता चले कि वही 1 घंटे के बाद आ जाए सुनामी। तो हम प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा को जो है नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मानव जनित आपदा को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या हम प्राकृतिक आपदा को रोक सकते हैं, नहीं। पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, नहीं। मानव जनित आपदा को हाँ कर सकते हैं, अगर हम उन नियमों का पालन करें, तो उन नियमों के पालन के द्वारा हम मानव जनित आपदा को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यह हुआ कि अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, इतना अंतर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि पहले क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा के अंतर को उदाहरण सहित प्रस्तुत करें, एग्जाम्पल सहित बोला है प्रस्तुत करें। तो हमने प्रस्तुत किया है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर, मानव जनित आपदा में अंतर हमने प्रस्तुत क्या कर दिया, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर। अब हम एक कॉलम बनाए, एक कॉलम अलग इधर, एक कॉलम इधर, कॉलम ए कॉलम बी। इधर हम लिखे प्राकृतिक आपदा या इधर हम लिखे माना, आप कहीं भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब लेकिन लिखना उसी के बारे में जो हम लिखेंगे। तो हमने लिखा कि प्राकृतिक क्रियाकलापों में छेड़छाड़ अथवा किसी कारणवश आकस्मिक मतलब अचानक रूप से होने वाली प्राकृतिक विपदा या संकट को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। वही मानव जनित आपदा, तो मानवीय भूल बस दूसरे देशों से आगे बढ़ने की होड़ अथवा मिसाइलों के संग्रहण हेतु जो घटनाएं घटित होती है, मानव जनित आपदाएं कहलाती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल, प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि प्राकृतिक आपदा है। उसी तरह मानव जनित आपदा में हमने एग्जाम्पल दिया कि आतंकवाद, परिवहन दुर्घटना, रासायनिक घटना, जैविक घटना, महामारी आदि मानव जनित आपदा है। उसी तरह से तीसरा अंतर हमने किया इन दोनों में, तीसरा अंतर है कि प्राकृतिक आपदा को आपदा के आने के बाद पुनरुत्थान सरल नहीं होता है, मतलब हम उसको फिर से मतलब जिस तरह से पहले हमारी सुचारू रूप से जीवन चल रहा था, हो सकता है कि हम उसमें जो है वापस नहीं लौट पाए। जैसे बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आ गया तो हो सकता है कि उस एरिया से पानी खत्म ना हो, तो क्या हम उस एरिया में जाके निवास कर सकते हैं, नहीं निवास करते। मान के चलिए सुखाड़ हो गया, तो सुखाड़ हो गया, जो है बारिश हो ही नहीं रहा है, तो क्या वहाँ निवास स्थल होना सरल है, नहीं है, क्योंकि वहाँ जीवन जल ही नहीं रहेगा। जल ही नहीं रहेगा तो मनुष्य वहाँ निवास कैसे करेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि जल ही क्या होता है, जीवन होता है। तो हम जो है पुनरुत्थान सरल नहीं होता है, क्योंकि ये आपदाएं विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन जो मानव जनित आपदा होता है कुछ क्षेत्रों में क्या करता है, भारी नुकसान पहुँचाता है, जिसका उत्थान जल्द हो जाता है, जिसका उत्थान क्या हो जाता है, जल्द हो जाता है। फिर से उसी में एक नया सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता और अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। कि जो आपदा प्रबंधन है वो आवश्यक ही क्यों है और अनिवार्य ही क्यों है, इसका क्या कारण है, उसका वर्णन करने के लिए जो है आपको बोला जा रहा है कि आपदा प्रबंधन क्या क्यों जरूरी है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये अनिवार्य है और आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है, इसको आपको जो है एक व्याख्या के रूप में जो है बताने के लिए कहा जाता है। देखिए क्या है कि हमने लिखा कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता उसके विवरण चिन्ह देंगे। आपदा, देखो आपदा जो है ना तो जाति देखता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपदा जो है ना तो जाति देखता है और ना ही धर्म देखता है और ना ही लिंग देखता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या महिला हैं, या जो है वो नहीं देखती है। साथ ही आप यह नहीं देखता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। वह भूकंप जो है किसी के घर आ सकता है या बाढ़ जो है किसी भी क्षेत्र में आ सकता है। ये नहीं कहेगा कि ये हिंदू टोला है तो हम इधर से घूम के जो है चले जाएंगे, या मुस्लिम टोला है तो मुस्लिम टोला को जो है कुछ नहीं करना है, हिंदू टोला से होके जाना है। या कोरोना जो है यह नहीं देखने वाला था कि यह हिंदू है तो हम इसको नहीं होंगे, मुस्लिम है तो हम इसको नहीं होंगे, या महिला है इसको छोड़ देते। तो आपदा ना ही जाति देखती है, आपदा ना ही लिंग देखती है। तो वही तो कहा, आपदा ना तो जाति देखती है और ना ही धर्म ना ही लिंग से जो है भेदभाव करता है। वो सबको जो है समान, जैसे हमें सबको समान मानते हैं उसी तरह से आपदा भी सबको समान मानता है कि हम आएंगे तो सब के यहाँ आएंगे और सबके पास जो है जाएंगे, चाहे हम बाढ़ है, चाहे सुखाड़ है, चाहे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, चाहे महामारी आए, चाहे हैजा आए, चाहे डेंगू आए, चाहे मलेरिया आए, चाहे प्लेग आए, वो सब को जो है बारी बारी से जो है उसके सब के यहाँ नाश्ता करके जाएगा।
तो वही कहा है कि भेदभाव करती है, ये सभी को समान रूप से जो है विनाश की ओर ले जाती है, विनाश कहीं अच्छाई की ओर नहीं, कहाँ ले जाती है, विनाश की ओर ले जाती है। अतः हमें साथ में मिलजुल कर इसका तत्कालिक अथवा दीर्घकालिक उपचार करना चाहिए। तत्कालिक मतलब तुरंत और दीर्घकालिक मतलब एक लंबे समय के लिए इसका जो है उपचार करना चाहिए। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता मतलब क्या है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता क्यों है? तो जो हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम कैसे प्राणी है, समाज में रहने वाले क्या है, प्राणी है। कोई भी मनुष्य जो है एक समाज से दूर रहकर जो है कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। अगर साथ ही क्योंकि मनुष्य की जो जरूरतें होती है वो समाज से ही क्या होता है, पूरा होता है। तो हम मनुष्य क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं तथा समाज में हर जाति के लोग और हर वर्ग के जो है लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। चूंकि आपदाएं सबको प्रभावित करती है, अतः हम सभी की जो सहभागिता के प्रयास से ही अपना बहुमूल्य जीवन बचाने का समय मिलता है। इसकी अनिवार्यता इसलिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपदा प्रबंधन जो है इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि हम मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और हर समाज में जो है हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर वर्ग के क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। और हमें हमारी जो अधिकतर आवश्यकताएं होती है इन्हीं समाज से क्या होता है, पूरा होता है। हमें दूध चाहिए तो हमें समाज से मिलेगा, हमें नमक चाहिए उन्हीं समाज से, हमें रोटी चाहिए उन्हीं समाज से मिलेगा, हमें किसी की मदद चाहिए, हमें किसी भी तत्कालिक स्थिति में पैसे की जरूरत होता है तो हम जाते हैं, क्या किसी दूसरे के पास जाते नहीं, उन्हीं समाज में रहने वाले लोगों के पास। हालांकि यह समाज की एक बुराई की कभी कभी आपस में लोग लड़ते और झगड़ते रहते हैं, लेकिन लड़ना झगड़ना तो ये लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो समाज ही हमें क्या करता है, काम देता है। तो इसलिए हमें जो है आपदा प्रबंधन की क्या होती है जरूरत कि हम इस आपदा प्रबंधन में किसी एक का जो है भला नहीं होता है। अगर आपदाएं आती है, अगर हम उससे प्रबंधन करते हैं, उससे निपटते हैं, तो सिर्फ हमारा ही नहीं उस समाज पूरे समाज का क्या होगा, उद्धार होगा, साथ ही उनका क्या होगा, भलाई होगा। इसलिए आपदा प्रबंधन आवश्यक हो जाता है और अनिवार्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है आपके इन सारे जितने भी आपके ये चैप्टर थे लगभग जो है हम उसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है देख लिया। साथ ही आपको ये समझ में भी आया होगा कि आपदा क्या होता है, आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा के कितने प्रकार है, ये सारे जो है टॉपिक पे हमने जो है बात किया। अब हम आते हैं इन सारे टॉपिक पे जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो किस तरह से जो है बनेंगे। साथ ही यह बुक जो है, इन बुक में भी जो है यह क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो आप इन बुक से जो है जैसे आपका पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर जो है 281 है, 281 भारत ये आपके पास बुक होगा। तो इस चैप्टर 281 में जो है आप अपने सवालों को जो है एक बार देख लीजिएगा जितने भी सवाल है। हम आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे आपसे ऐसे करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो वहाँ आप ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हैं कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। हालांकि ज्यादातर ऑप्शन में जो है आतंकवाद देता है। क्या देता है, आतंकवाद। तो आतंकवाद एक क्या है, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ हम ऐसे लिखाने का लिखा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको ऑप्शन में देखना है कि हालांकि वहाँ अगर आतंकवाद नहीं दिया रहे, वहाँ महामारी दिया रहे, तो आपको किस पे टिक करना है, महामारी पे टिक करना है। अगर आतंकवाद दिया है तो आतंकवाद पे टिक करना है। इनमें उसके बाद है दूसरा सवाल कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद है। और इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो उसमें क्या है कि आपके किताब में जो है एक दिया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो जैसे हम यहाँ आपको दिखा दें कि इनमें से जैसे ऑप्शन में यहाँ दिया है 2 नंबर सवाल में कि इनमें से कौन, तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो आपको ये सारे सवाल जो है ऑप्शन देख कर लगाना। उसके बाद है कि आपदा कितने प्रकार का होता है, तो ये हम बता चुके हैं कि आपदा कितने प्रकार का होता है, 2, एक प्राकृतिक और क्या होता है, मानव जनित आपदा। उसके बाद है कि भोपाल, अभी हम चर्चा भी किए थे इस पे कि भोपाल गैस त्रसादी 1984, भोपाल गैस त्रसादी कब हुआ था, 1984। तो भोपाल गैस त्रसादी जो है
1984 में हुआ था। और ये 1984 में जो है इसमें किस तरह की आपदा थी, तो हम अभी बताएं कि ये मानव के भूलवश कारण जो है इसमें एक गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट ये भी आपको याद रखना है कि भोपाल गैस त्रसादी में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस त्रसादी किस प्रकार की आपदा थी, तो आपको क्या बताना है कि मानव जनित आपदा। मानव क्या था, जनित। अगर आपको यहाँ कोरोना भी दे दिया, जैसे हाल फिलहाल का अपडेट है कोरोना, क्या है कोरोना, जो कोरोना था वो किस प्रकार की आपदा थी, तो आपको क्या बताना है, मानव जनित आपदा, क्योंकि कोरोना कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह भी एक मानव का भूल बस के कारण ही यह होने वाला एक क्या था, आपदा था। उसके बाद है कि आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा के दुष्परिणामों, अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है कि आपदा प्रबंधन क्या है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन रहेगा कि आपदा प्रबंधन आपदा के दुष्परिणामों को, आपदा के दुष्परिणामों को कम करना, दुष्परिणामों को क्या करना, कम करना, क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन। मतलब एक शब्द में, एक वाक्य में अगर आपसे पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा के दुष्परिणामों को जो है कम करना क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन। और विस्तार से हमने पहले चर्चा कर लिया है। उसके बाद एक छठा नंबर सवाल कि कौन सा आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है, मतलब एक बड़े क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन सी आपदा जो है एक विस्तृत क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है, तो हमारे पृथ्वी में जो है कई वायुमंडलीय परतें हैं, जिसमें से एक संताप मंडल है। उन संताप मंडल में जो है एक ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य की परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है हमारे सीधे पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। अगर वो ओजोन परत से होकर गुजरती है तो उसका प्रभाव थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वो ओजोन परत नहीं रहता तो वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आता तो हमारे मनुष्य को जो है त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती। तो ओजोन परत अगर फट जाता है तो उससे, अगर ओजोन परत फट जाएगा तो सीधी सूर्य की जो सीधी रोशनी है वो सीधे पृथ्वी पर आएगी और वो सीधे मनुष्य के त्वचा पर पड़ेगा, जिससे मनुष्य में जो है त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां जो है हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा कौन सा आपदा जो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, तो ओजोन परत का क्षय। इसमें क्या लगाना है, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय, क्या लगाना है, ओजोन परत का क्षय। कौन सी आपदा मानव विस्तृत क्षेत्र को, बड़े क्षेत्र, विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, तो आपको क्या बताना है, ओजोन परत का क्षय। उसके बाद है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा क्या है, इनमें कम विनाशकारी आपदा जो है क्या है, तो ये ऑप्शन में आपको देख लेना क्या दिया है। अगर आपको भूस्खलन दिया है तो आप ये भूस्खलन लगा सकते हैं, अगर आपको हिमस्खलन दिया है तो आप क्या लगाएंगे, हिमस्खलन, क्या लगाएंगे, हिमस्खलन। ये जो है कम विनाशकारी आपदा है, क्योंकि भूस्खलन कहाँ होगा, जहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ इधर कहाँ है, पूरे भारत में अगर पहाड़ देखा जाए तो उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे एरिया में हो सकता है। क्या बिहार में हो सकता है भूस्खलन, नहीं हो सकता है। उसी तरह से हिमस्खलन कहाँ होगा, क्या बिहार में हिमस्खलन होगा, नहीं, क्योंकि बिहार में तो कोई जो बर्फीली चोटियां हैं वो है ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, या तो अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में हो सकता है। तो कम विनाशकारी होंगे, क्यों, सिक्किम में होगा तो सिक्किम के लोग प्रभावित होंगे, उत्तराखंड में होगा तो उत्तराखंड के लोग प्रभावित होंगे, अगर वो जम्मू कश्मीर में होगा तो जम्मू कश्मीर के लोग प्रभावित होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, तो भूस्खलन या हिमस्खलन। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, हर साल जो है अभी भी सुना होगा कि इधर जो है हाल ही फिलहाल में 2-4 दिन पहले जो है एक दाना नाम का तूफान जो है आया था, जिसमें हमारी तरफ जो है हल्की बारिश भी हुई थी और हल्का हवा भी जो है, तेज हवाएं चली, जिससे थोड़ा ठंड का प्रकोप क्या गया था, बढ़ गया था। तो वो दाना तूफान था जो कहाँ उत्पन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी। तो अभी महीना कौन सा चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर। तो बंगाल की खाड़ी में जो है अक्सर अक्टूबर और नवंबर में जो है क्या आते हैं, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो आपको बताना है अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर का होता है नवंबर। तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किन दिनों में आता है, तो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। उसके बाद भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था, जो भारत है उसमें विनाशकारी चक्रवात जो है कब आया था, तो आपको बताना है कि 26 दिसंबर जो है भारत में विनाशकारी, तो 29 अक्टूबर 1999 को, 29 अक्टूबर 1999, 29 अक्टूबर 1999 को जो है भारत में क्या आया था, विनाशकारी चक्रवात। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, तो हम आपको पहले ही बता चुके कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड क्या आता है, कश्मीर जो है
उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड अब आप वहाँ देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है कि उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, क्या है, आपको जो है अपने ऑप्शन के हिसाब से लगाना है कि भारत का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। इन राज्यों में से कोई एक दे सकता है या इनमें से सभी दिया जा सकता है, तो आपको सभी पे टिक करना है। अगर एक दिया है तो एक पर टिक करना है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसके बाद कुछ सवाल और हैं, तो चलते आगे बढ़ते हैं अपने 11वें नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 11वें नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है, राष्ट्रीय जो स्तर नेशनल लेवल पे जो है आपदा प्रबंधन के लिए किस प्रकार की संस्था जो है स्थापित की गई थी। इसका आंसर होगा नोडल मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर पे जो है एक मंत्रालय होता है, इसका नाम है नोडल मंत्रालय। ये नोडल मंत्रालय क्या करता है, आपदा प्रबंधन संबंधित चीजों को जो है देखता है, तो नोडल मंत्रालय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तर पे, जैसे ये राष्ट्रीय स्तर मतलब देश स्तर पे केंद्र सरकार, तो अब राज्य स्तर पे क्या होता है, तो अगर आपसे राज्य स्तर पे पूछा जाए तो राज्य स्तर पे जो है, राज्य स्तर पे होता है राहत और पुनर्वास प्रभाग विभाग। राहत और पुनर्वास राज्य स्तर पे इसका नाम होता है कि हर एक राज्य में जो एक विभाग होता है जिसका नाम होता है राहत और पुनर्वास, राहत और पुनर्वास विभाग, राहत और पुनर्वास विभाग। यह जो है आपदाओं से संबंधित चीजों को जो है देखता है कि कहाँ कौन सी आपदाएं आई है, तो उस स्थिति में ये राहत का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। साथ ही इसी को जो है आपदा प्रबंधन विभाग भी कहता है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। हर एक राज्य में जो है उसका जो राजधानी होता है, जैसे पटना, पटना हमारी राजधानी है, तो हर एक राजधानी में एक विभाग होगा जिसका नाम होगा राहत और पुनर्वास विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग, जो आपदा की स्थिति में जो है राहत का कार्य क्या करती है, पहुंचाती है। उसके बाद यह तो राज्य स्तर हो गया। राज्य स्तर, अगर आपसे राज्य स्तर पूछा जाए तो आपको यह बताना है, लेकिन अगर आपसे जो है अगर कहा जाए कि राज्य स्तर, उसके बाद क्या जाता है, राज्य से छोटा क्या होता है, जिला, क्या होता है, जिला। अगर आपसे जिला स्तर पे पूछा जाए कि जिला स्तर पे कौन होता है, तो जिला स्तर पे जो है जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वह मजिस्ट्रेट जो है इस कार्य को जो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट का क्या होता है, कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय। कार्यालय जो है क्या करता है, आपदा प्रबंधन संबंधी चीजों को देखता है। वहीं अगर आपसे पूछा है जिला स्तर पे, अगर प्रखंड स्तर पे पूछा जाए कि प्रखंड स्तर पे क्या होता है, हालांकि आपको जो है राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाएगा, हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमें क्या करना है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, सब चीजों पे जो है याद रखना है। अगर हम 2 सवाल ज्यादा ही याद कर लेंगे तो क्या होगा, उससे कोई हानि थोड़ा होगा, उससे हमारा और क्या होगा, बुद्धि का विकास ही होगा। तो अगर आपसे राज्य स्तर पे पूछा जाए तो राहत और पुनर्वास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला स्तर पे जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, और प्रखंड स्तर पर जो है, प्रखंड स्तर पे होता है पंचायत समिति का कार्यालय। आपने जो है हालांकि पंचायत समिति का कार्यालय, पंचायत आपने देखा होगा कि हर एक गांव में जो है पंचायत समिति का सदस्य, पंचायत समिति का कार्यालय जो है यह कार्य को जो है देखती है। वहीं अगर गांव स्तर पे देखा जाए कि ग्राम स्तर पे यह कार्य जो है राहत, आपदा प्रबंधन के राहत का कार्य कौन करता है, तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, मुखिया का यह कार्य होता है, वह एक समिति का गठन करता है, इसका नाम होता है ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। तो ये इसमें देखिए एक सवाल है, पर इसमें 1 2 3 4 5 सवाल है। इन 5 सवाल को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, तो नोडल मंत्रालय होता है, एक मंत्रालय ही होता है, जैसे आपने सुखा शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, नोडल मंत्रालय। उसके बाद जिला स्तर पे क्या होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय, और राज्य स्तर पे होता है राहत और पुनर्वास विभाग, या इसी को कहा जाता है आपदा प्रबंधन विभाग। और गांव स्तर पे क्या होता है, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, और प्रखंड स्तर पे क्या होता है, पंचायत समिति का कार्यालय। उसके बाद 2 सवाल और हो जाते हैं हमारे, ये अंतिम सवाल है, कौन सी प्राकृतिक आपदाएं जिनका संबंध वर्षा से, तो वर्षा से क्या होता है, तो वर्षा से संबंध है तो बाढ़, अधिक वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ जाए, और कम वर्षा होगा तो क्या हो जाएगा, तो बाढ़ और सुखाड़, अगर कम वर्षा हो तो सुखाड़ होगा जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है, और अगर ज्यादा वर्षा हो जाए, नदियों में एकदम
बौछार हो जाए तो क्या लेंगे, बाढ़। और अब दूसरा 13वां नंबर, किस प्रकार की आपदाओं का संबंध जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो आंतरिक भाग से कौन आता है, एक हो गया आपका भूकंप, हालांकि हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, हमें सिर्फ इतना ही जानना है, भूकंप, और एक क्या होता है, सुनामी। ये क्या होता है, सुनामी, भूकंप और सुनामी, भूकंप और क्या होता है, सुनामी। तो आंतरिक भाग से संबंध है भूकंप और सुनामी का, कौन सी आपदा का जो है संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है, तो आपको क्या बताना है, भूकंप और सुनामी। और किस आपदा का संबंध जो है वर्षा से है, तो आपको क्या बताना है, बाढ़ और सुखाड़। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो आप जो है इस क्लास को आगे के बच्चों तक जो है शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। चलिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर होगा इसका पृथ्वी, इसका अगला चैप्टर है हमारा, आपको बता देते हैं कि अगला चैप्टर जो है आपका क्या हो जाता है, तो आपका अगला चैप्टर जो है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें हम स्पेशल बाढ़ और सुखाड़ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, बाढ़ और सुखाड़। इसमें हमने सिर्फ जाना है कि बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, और सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा। उसमें हम पढ़ेंगे कि बाढ़ क्या है, बाढ़ से निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और सुखाड़ क्या है, सुखाड़ से निपटने के लिए हमें क्या क्या उपाय जो है करने चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।